अच्छा चलो समझते हैं ना। देखो कोई हमारा वो इंसेक्ट है, वो कहाँ पे है? पॉइंट ए पे है ना। उसको कहाँ पहुंचना है? बी तक। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से बी तक पहुंच। देखो हर एक बॉक्स देखो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। हर बॉक्स हमारा यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस है, एक तरह से स्क्वायर है ना। चेस बोर्ड जानते हो सब लोग, उसी तरह का है ना, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। तो कितने ऐसे पाथ है बी तक पहुंचने के लिए? क्वेश्चन हमारा ये पहला वाला इसमें बनता है, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने के लिए कितने पाथ हो सकते हैं? वही नंबर ऑफ पाथ्स बताने थे ना। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ ये देखो, या तो यहाँ से चले, ऐसे चले, ऐसे चले, इधर आके ऐसे कहीं से भी मतलब पहुंच, लास्ट में यहाँ पहुंच सकता है ना। और उसका कंडीशन भी यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है? मूव सच दैट इफ इट कैन आइदर गो अप, या तो ऊपर जा सकता है 1 यूनिट, या तो नीचे नहीं आ सकता, राइट में ही जाएगा। ऊपर जाएगा या तो राइट साइड में जाएगा, वो नीचे आने का उसके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको यहां तक पहुंचना है, या तो राइट साइड जाएगा, या तो 1 यूनिट ऊपर 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 जाएगा, या तो राइट साइड में जाएगा, है ना। हाँ, ये ऐसे बताना है। इसको बोलते हैं ग्रिड प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से ग्रिड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। देखो इसको क्या काम कर लेते हैं, चलो हम लोग ना यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग काउंट करेंगे इसमें कि हम लोग हॉरिजेंटली कितना चल रहे हैं और वर्टिकली कितना चल रहे हैं। हॉरिजेंटल कितना यूनिट चलना पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 ना। तो 7 हमारा सब सेम ही है डिस्टेंस, मतलब 7 मान लो, हमको ये सिमिलर मान लेंगे। कितना हो गया? ठीक है, 6x मान लिया हमने, है ना, ठीक है। और ऊपर कितना चल रहा है हमारा? 1 2 3 4 5 6 6 मान लो हमारा 6y, ठीक है। इसी को अरेंज कर दो, यही हमारे सारे वेस बता देगा कि कितने नंबर और कितने तरीके से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अरेंज करने आता है। टोटल कितने हैं? 13 है ना। तो 13 फैक्टोरियल हम लोग करेंगे, अपॉन में सिमिलर वाले कितने? 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है। इतने रास्ते हो जाएंगे, समझ में आया? ठीक। इसी में अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी दिस पाथ्स गो वाया सी। ऐसे कितने पाथ होंगे जो सी से होते हुए जाएंगे बी तक, है ना। बी तक उसको पहुंचना है, लेकिन वो जरूर सी पे तो जरूर ही जाएगा, है ना। तो सी पे जाने के लिए देखो कितने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, देन ऐसे यहाँ पे सी पे पहुंच गया, या इधर से जाके ऐसे भी सी से पहुंच सकता है ना, या ऐसे करके सी पहुंच जाए इधर, मतलब बहुत सारे वेज हो सकते हैं ना। हम इसमें दो तरीका लगाएंगे इसको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दो मेथड। या देखो 8 से सी तक पहले पहुंच जाओ, एंड क्या करो, सी से बी तक पहुंच जाओ, है ना। अब इसी तरीके सेम तरीके से हम लोग ए से सी तक पहुंचने का पाथ निकाल लेंगे। देखो कि सी तक पहुंचने के लिए कितने हमको चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 4 तो हॉरिजॉन्टली चलना पड़ेगा, और ऊपर कितना चलना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो मतलब ए से सी तक जाने के लिए हमारे ऊपर में तो हमारा 8 फैक्टोरियल होगा ना, 4x 4y मान लेंगे, और नीचे हमारा कितना एंड है, तो क्या रहेगा? इनटू रहेगा ना। सी टू बी, सी है हमारा यहाँ से बी तक जाना है, तो 1 हॉरिजॉन्टली कितना, चलो 1 2 3, ऊपर कितना चले? 1 2, मतलब 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना? ये हमारा आंसर सेकंड पार्ट है। समझ में? तो समझ में आ गया तो इसको करो, हाउ मेनी पाथ्स गो वाया सी डी। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मतलब ऐसे कितने पाथ है जो सी और डी से होते हुए जाएंगे, है ना। उसको सी और डी तक जाना ही है, सी और डी दोनों पे जाना है ना। अब इसके लिए सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है देखो कि हाउ मेनी पाथ्स गो वाया सी डी। सी डी मतलब हमारा यहाँ से होते हुए जाएगा, जो भी इसमें इंसेक्ट आएगा ना, पहले तो सी पे पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद और डी तो जरूर आएगा, है ना। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलो ए से पहले कहाँ जाएगा? सी तक, एंड सी से कहाँ जाएगा? डी तक, एंड सी से बी तक जाएगा, है ना। यही ए से सी तक कैसे जा सकते हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 और ऊपर कितना? 4 यूनिट, है ना, मतलब 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड है तो इंटू सी से डी। सी से डी मतलब एक ही चले यहाँ पे, तो 1 ही एक ही तरीके से जा सकता है ना, सी से डी। यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा ना। और सी से बी, सी से बी मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ डी से बी होना चाहिए ना। हाँ, अब डी तक आ गया, 1 2 और ऊपर 2, 4 फैक्टोरियल
समझ में आ गया ना? लास्ट इसका कर दो तो हाउ मेनी पाथ्स गो वाया एफ एंड सी। एफ हमारे यहाँ पे है ना, एफ और सी से होते हुए कितने जाएंगे कराओ तो सब लोग। क्या बोला? एफ एंड सी। तो पहले तो कहाँ जाएगा? ए से कहाँ तक जाएगा? एफ जाएगा। एंड एफ से कहाँ जाएगा? सी तक। अब सी से कहाँ जाएगा? सी से बी जाएगा ना। कहीं बोल रहा है वो तो जरूरी नहीं बोल रहा है डी तक जाए, है ना। सी से बी जाएगा। एफ से ए से एफ जाने के कितने तरीके? 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 फैक्टोरियल। हाँ, एफ से सी तक 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी से एफ से कहाँ तक जाएगा? सी तक। 1 इस पे जा रहा है, 1 इस पे, 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इनटू में सी से बी 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। अगर तो ग्रेट प्रॉब्लम सबको आ गया समझ में ना। सर्कुलर परमुटेशन नाम से ही पता लग रहा है कि अरेंज परमुटेशन मतलब क्या? अरेंज करना है ना। सर्कुलर मतलब सर्कुलर में, सर्कल में, है ना। तो कोई हमारा सर्कल टाइप का रहेगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 5 लड़के हैं, ठीक है। B1 B2 B3 B4 एंड B5। सारे अलग अलग होंगे ना, दो कोई सेम नहीं हो सकता। इसमें तो हमने डिस्टिंक्ट। तो उनको कोई सर्कुलर टेबल जो है हमारा इस तरह से है ना। इस पे बैठाना है। कितने टेबल? 5 टेबल, है ना। मान लो हमने 5 टेबल बना लिए। 5 चेयर, टेबल कह रहा हूँ, चेयर ना। 3 4, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है इसमें कि पहले वाले को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? सबका गलत है ना, इसलिए एक तरीके से बैठा सकते हैं ना। सर्कुलर है तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं। हमारा सर्कल है तो कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं ना। जब हम लोग लाइन में बैठाते थे तो लाइन में हमारा ऐसे चेयर लगा रहता था ना। अभी तक हम लोग जो पहले पढ़े हैं तो लाइन वाला पढ़े हैं ना। कोई एक लाइन में बैठा रहे हैं तो उसमें पता रहता था स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। तो हमें उसको हम लोग पास सभी चेयर डिस्टिंक्ट लगते थे वहां पे, है ना। पता लगता था स्टार्टिंग से दूसरे प्लेस पे है, तीसरे प्लेस पे, वहां तक डिस्टिंक्ट इसलिए पता लग जाता था कौन सा चेयर कौन सा प्लेस पे है ना। पर यहाँ पे पता लग रहा है क्या कौन सा चेयर पहला है? नहीं पता लग रहा है ना। तो इसलिए हम लोग पहले किसी भी हम लोग बॉयज को यहाँ पे एक पहले वाले को फर्स्ट पर्सन को हम लोग एक ही तरीके से बैठा सकते हैं, एक तरीके से ना। मान लो वहां पे कहीं पे मान लो यहाँ पे बैठ गया है ना, तो दूसरे वाले को किस तरीके से बैठा सकते हैं? ये बैठ गया तब तो पता लग गया कि अब हाँ इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बैठा सकते हैं, बता सकते हैं कि किधर बैठा हुआ है कितने, है ना, बता सकते हैं। ये भी तो इसके लेफ्ट राइट अलग हो गया ना। इधर उधर जाएंगे तो राइट हो जाएगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। समझ में? डिफरेंट प्लेसेस हो गया ना, डिफरेंट पता नहीं लगने लग गया ना कि सारे चेयर अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अलग अलग होंगे, हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सेकंड वाले को हम लोग कितने फर्स्ट पर्सन को हम लोग, हाँ, और सेकंड वाले को 4 तरीके से, अगले वाले को तो हमारा कितना आ रहा है 1 into 4, हाँ, मतलब हमारा 4 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग बैठा पा रहे हैं ना। समझ में आया चीज? तो वही मान लो 6 पर्सन होता तो कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल है ना। वैसे n पर्सन होते तो n-1 फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं। आया समझ में ना सभी को? पहले का क्या होगा? पढ़े नहीं क्या लिखा है? हाँ, द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? n-1 का फैक्टोरियल। आया ना? समझ? अभी हम लोग यही पढ़े हैं ना। इसके बाद हमारा देखो द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी सेम। तो हमारे कितने अरेंजमेंट होंगे? हाँ, समझे ना। जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लो हमारा यहाँ पे B1 बैठा है, B1 B2 B3 B4 एंड B5। चलो इसके रिस्पेक्ट हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बताओ? इसी को क्या लिख सकते हैं? B1 B2 B3 B4 B5, है ना। चलो, और इसी अच्छा यही चीज हम लोग इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना। क्लॉकवाइज देख लेते हैं। मान लो B1 है हमारा यहाँ पे,
देखो अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें तो B1 B2 B3 B4 B5 है ना। अगर इसको हम लोग देखा जाए क्लॉकवाइज में तो B1 B2 B3 B4 एंड B5 दोनों ही सेम है ना। तो मतलब हर एक कोई भी तुमने यहाँ पे अलग अलग कर सकते हो, B3 इधर कुछ और लिख लो, तो हर एक क्लॉकवाइज के लिए दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्रेजेंट रहेगा है ना। हर एक क्लॉकवाइज के लिए दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो मतलब हमारा कह सकते हैं टोटल अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो n-1 फैक्टोरियल हो रहा है। तो लेकिन हमारा यहाँ पे बोल क्या रहा है इसमें कि अगर दोनों को सेम मान लिया जाए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मान लिया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट से हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं पता लग रहा है ना। कोई भी अरेंजमेंट लो क्लॉकवाइज, हर एक क्लॉकवाइज के लिए दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, 5 बॉयज है ना, सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे हैं, ठीक है। उनमें बात कर रहा है कि उसके बाद कि उनको इस तरह से बैठाओ कि किसी दो अरेंजमेंट में नेबर हमारे तो सेम नहीं आया ना, दे डोंट हैव द सेम नेबर, मतलब ये देखो क्वेश्चन हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ही ऊपर है। बोल रहा है कि नेबर हमारे सेम नहीं होना चाहिए। मान लो हमारा यहाँ B1 ले लिया, B5 और B3 B2 एंड B4 इस तरह से ले लिया है ना। चलो दूसरा हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, मान लो ले लेते हैं हम लोग B1 B5 एंड B3 B2 एंड B4। अच्छा इन दोनों में देखा जाए तो नेबर दोनों के सेम, मतलब इसका जो नेबर मतलब B1 का नेबर क्या है 5 और 4 है ना, अगल बगल में हमारा क्या यहाँ क्या 5 और 4 है, मतलब ये तो दोनों सेम हो गए, मतलब इसमें दोनों में क्या है नेबर तो हमारे सेम हो गए ना। तो इसको तो हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही अपने आंसर में तो एक ही बार इसको कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि हमारा ये दोनों सेम है। तो बेसिकली ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला ही क्वेश्चन है। तो अगर 5 लोग हैं तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। कैसे होगा पता लगा ना। हमारे गार्लैंड बनाना है, माला बनाना है, ठीक है, और 6 डिफरेंट फ्लावर्स का यूज करके है ना। इसमें भी अगर माला अगर हम लोग कोई ले रहे हैं ऐसे सामने से देखो, ऐसे खड़ा देखा जाए हम लोग का तो भी हमारा सेम ही दिखेगा ना, और उसको पलट के भी देखा जाए तो भी सेम ही रहेगा। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को हमको सेम कंसीडर करना पड़ेगा इसमें, इस केस में भी है ना। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 5, 120 बाई में 2 मतलब 60 आ गया। आया समझ में ना, ठीक ऐसा क्वेश्चन। अच्छा इसका मतलब ये समझे क्या कि अगर कोई चीज जो चीज बनाया जा रहा है अगर उसको हाथ में हम लोग ऐसे खड़ा करके देख सकते हैं तो उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों को सेम कह सकते हैं ना। अगर हाथ में ऐसे पकड़ के हम लोग देख पा रहे हैं उसको, तो उसको हम लोग पलट भी सकते हैं फिर तो, समझे ना। उसमें हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सेम मान के रखेंगे, ठीक है। 5 NEET and 5 JEE aspirants can be seated round a table such that, चलो मतलब 5 JEE और 5 NEET स्टूडेंट को किस तरह बैठाना है, एक राउंड टेबल पे बैठाना है ना, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, पहला कंडीशन बोल रहा है ऑल JEE एस्पिरेंट्स आर टुगेदर बात कर दिया, तो टुगेदर मतलब 5 JEE स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनको चलो पहले मान लेते हैं JEE स्टूडेंट क्या J1 J2 J3 J4 एंड J5, NEET स्टूडेंट N1 N2 N3 N4 N5, ठीक है। तो इनको टुगेदर बोला तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे ना। चलो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग होंगे ना। 6 लोग को राउंड द टेबल बैठाने के लिए कितने फैक्टोरियल से, 6-1 5 फैक्टोरियल ना, 5 फैक्टोरियल से हम लोग बैठा देंगे राउंड टेबल पे, मतलब लिख लेते हैं 6-1 फैक्टोरियल से हम लोग इतने लोगों को बैठा लेते हैं ना। लेकिन इनका इंटरनल अरेंजमेंट आपस में किस तरीके से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं ना आपस में, इंटू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में। इसमें बोल रहा है अगला पार्ट में ऑल NEET स्टूडेंट्स आर टुगेदर एंड ऑल JEE एस्पिरेंट्स आर टुगेदर, मतलब इसको भी साथ में बैठाना पड़ेगा, मतलब बीटा मान लेंगे है ना। हमको सर्कुलर में किसको बैठाना है, अल्फा और बीटा को। कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट तो कितने फैक्टोरियल से 2-1 मतलब 1 फैक्टोरियल से। इनका आपस में अरेंजमेंट कितना होगा, इसका क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल का, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड वाले का है ना। थर्ड वाले का है नॉट ऑल JEE एस्पिरेंट्स आर टुगेदर,
मतलब सारे जेई के एस्पिरेंट साथ नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल अरेंजमेंट में से हम लोग जेई जो साथ वाला है उसको हटा देते हैं ना। टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, टोटल में टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग है ना। 10 लोग को सर्कुलर में कितने तरीके से 9 फैक्टोरियल, टोटल हमारा 9 फैक्टोरियल हो गया। 9 फैक्टोरियल माइनस क्या करेंगे हम लोग, सात वाला हमारा कितना आया था, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर आया था। पहले वाले में हम लोग पहले केस में सात वाला निकाले थे ना, जेई जब साथ में बैठ रहे हो है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लास्ट वाला बता दो जल्दी से, तो कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट वाले, यूजिंग गैप्स मेथड है ना। हाँ गैप वाला मेथड है, जिन दोनों मतलब क्या बोल रहा है इसमें, नो टू जेई एस्पिरेंट्स आर टुगेदर, तो नो टू जेई एस्पिरेंट्स आर टुगेदर मतलब हमको नीट वाले को बैठा लेना पड़ेगा पहले है ना। जिसको जिन दोनों को साथ में नहीं बैठाना रहता है उनको छोड़ के बाकी जो उनको बैठा लेंगे पहले है ना। ठीक है, तो मान लो हमारा बैठ गया N1 N2 N3 N4 एंड N5, और हमारा कंडीशन क्या कहता है, नो टू जेई एस्पिरेंट्स आर टुगेदर, तो मतलब हमारा जेई एस्पिरेंट जो आएगा या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है या तो इस तरह से ना, इनके गैप में बैठना पड़ेगा ना, गैप मेथड यहाँ अलाउ, गैप मेथड लगने लग जाएगा ना। तो मतलब हमारा चलो ये नीट वाले को बैठा रहे हैं, तो नीट वालों को सर्कुलर में बैठा रहे हैं ना, तो 5 - 1 फैक्टोरियल होगा 4 फैक्टोरियल। पहले तो कोई नहीं बैठा था, तो नीट वालों को बैठाना शुरू किया, तो पहले वाले नीट को एक ही तरीके से बैठा सकते हैं, दूसरे नीट को 4 तरीके से, तीसरे नीट को 3 तरीके से, ऐसा मतलब हमारा 4 फैक्टोरियल आएगा है ना। तो 4 फैक्टोरियल हमने नीट वाले को सबसे पहले बैठा लिया है ना। बैठाने के बाद हम लोग देखे जेई वाले को कहाँ बैठा सकते हैं, जेई वाले के लिए हमारे कितने पॉसिबिलिटी है, 5 प्लेसेस है, 5p5 बोल दो या तो 5 फैक्टोरियल बोल दो है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है।